आज विवेक की नौकरी का कॉल लेटर अचानक आ जाने के कारण जहां सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं विवेक से बिछड़ने के गम में सबके दिलों में एक अनजान सी असुरक्षा और भय सा भर गया था। विवेक ने सबसे पहले अपने पिताजी को उनके कमरे में जाकर इस बात की खुशखबरी दी। विवेक के पापा बहुत खुश हुए, मगर कुछ गमगीन भी हो गए, क्योंकि वो पैरों से अपाहिज थे और उनके बहुत से काम खुद विवेक ही किया करता था। पापा के पास से विवेक अपने कमरे में पहुंचे तो देखा उनकी दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही थीं। ममता किचन में काम कर रही थी। ममता विवेक की पत्नी का नाम था। रचना और सौम्या विवेक की दो जुड़वा बेटियां थीं, जो देखने में बेहद खूबसूरत और इस समय उनकी महज उम्र 16 साल की थी। विवेक ने दोनों बेटियों से कहा, बेटा बताइए, आपको क्या क्या चीज़ पसंद है? मैं मुंबई से तुम दोनों के लिए लेकर ज़रूर रखूँगा, और जब छुट्टियों में घर आऊँगा तो लेता आऊँगा। विवेक की नौकरी मुंबई में ही एक बड़ी कंपनी में लग गई थी। रचना ने चहक कर कहा, पापा मेरे लिए तो आप बहुत खूबसूरत सा दुपट्टे वाला सूट ला दीजिएगा। विवेक ने प्यार से हामी भर दी। फिर सौम्या से बोले, बिटिया तुमने तो कुछ बताया ही नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है। तो सौम्या ने रोने जैसा मुंह बनाकर कहा, पापा मुझे आपके साथ मुंबई चलना है और वहाँ जाके नई नई चीज़ें देखने का मुझे बहुत शौक उत्पन्न हो रहा है। इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो विवेक ने सौम्या के करीब जाकर बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा वहाँ अभी किसी को साथ लेकर जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुझे ही सेटल होने में वहाँ काफ़ी वक्त लगेगा और अपनी ड्यूटी भी 2 दिन बाद वहाँ पहुँचने के बाद ही ज्वाइन करनी है। मैं वादा करता हूँ बाद में तुम सबको मुंबई ले जाकर घुमाने ले चलूँगा। इस पर सौम्या धीरे से मुस्कुरा दी और फिर बोली, पापा मेरे पास तो वैसे सब कुछ है। अगर आप कुछ वहाँ से लाना ही चाहते हैं तो कोई अच्छी सी तस्वीरों वाली किताब ला दीजिएगा। मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। विवेक को दोनों बेटियों पर बहुत नाज था, क्योंकि रंग रूप के अलावा वो दोनों पढ़ने में भी बहुत मेधावी थीं। पापा ने प्यार से हामी भर कर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो ममता शाम की चाय लेकर कमरे तक पहुंच चुकी थी। पापा ने ममता की तरफ देखकर दोनों बेटियों से कहा, बेटा मैं अपने दोनों बच्चों की पसंद का सामान ज़रूर ला दूंगा, मगर आप दोनों बेटियां मुझसे ये वादा करिए कि मेरे जाने के बाद मम्मी को बिल्कुल भी परेशान आप दोनों नहीं करेंगी। तो रचना ने चहक कर कहा, पापा आप बेफिक्र होके जाइए। मैं और सौम्या आपको और मम्मी को कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे और घर के कामकाज में भी मम्मी का पूरा हाथ बटाएंगे और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई भी करेंगे। तो विवेक ने आगे बढ़कर दोनों बेटियों को गले से लगा लिया और भावुक होकर बोले, बेटा मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम दोनों पर बहुत प्राउड और नाज है। आखिर तुम दोनों बेटियां किसकी हो? इस बात पर चारों लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। धीरे धीरे विवेक के मुंबई जाने का दिन भी आ पहुंचा। भरे मन से विवेक ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गए और स्टेशन छोड़ने आई ममता, रचना
और सौम्या उदास होकर रोने लगी। अब दिन धीरे धीरे पंख लगाकर उड़े जा रहे थे। दोनों बेटियों ने इंटर अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। पापा को खबर फोन से मिल चुकी थी। घर के सब लोग बहुत खुश थे। अब इन दिनों विवेक 1 महीने की छुट्टी पर घर आए हुए थे। वो दोनों बेटियों के मनपसंद तोहफे भी लाए थे तथा ममता के लिए एक बहुत प्यारी सी साड़ी भी लाए थे। सब अपने अपने तोहफे पाकर बहुत खुश थे। चारों एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त विवेक के साथ गुजारते थे और अब विवेक को बेटियों के विवाह की भी चिंता होने लगी। ममता से जब बेटियों के विवाह के लिए उन्होंने चर्चा की तो ममता ने कहा कि देखिए, अभी रचना की शादी तो हम कर सकते हैं, मगर सौम्या आगे पढ़ाई करने के मूड में है। वो किसी भी कीमत पर अभी शादी के लिए राज़ी नहीं होगी। विवेक रचना की शादी के लिए राज़ी हो गए और बहुत ज़ोर शोर से रचना के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। जल्दी ही उनके एक मित्र का काबिल लड़का उन्हें पसंद आ गया। आनन फानन में गगन से रचना की मंगनी कर दी गई। विवेक ने अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया। रचना गगन की शादी अगले साल गर्मियों के लिए तय हो गई, क्योंकि विवेक को छुट्टियां तभी मिलनी थी। फिर विवेक के जाने के बाद सौम्या अपनी आगे की पढ़ाई में व्यस्त हो गई, जबकि रचना डांस क्लासेस में जाने लगी थी। इस तरह दिन महीने तेजी से गुजरते जा रहे थे। फ़ोन पर विवेक ने अपने दोस्त की रजामंदी से शादी की तारीख भी पक्की कर ली थी। अब तक गर्मियां भी आ चुकी थीं और कुछ दिन बाद छुट्टियों पर विवेक भी घर आ चुके थे और अब उनको और उनके दोस्त को बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाना पड़ा, क्योंकि शादी की तारीख बहुत करीब आ गई थी। फिर कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से रचना और गगन की शादी हो गई और रचना गगन की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। अब सौम्या अकेली हो गई थी। कुछ दिन तो रचना के बगैर सौम्या बहुत उदास रही। फिर कॉलेज खुलते ही अपनी पढ़ाई में खुद को उसने व्यस्त कर लिया। अब विवेक की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थी। एक दिन जब सौम्या कॉलेज में थी तो विवेक और ममता कार से रचना से मिलने गए। रचना के घर से वापसी होते समय अचानक उनकी कार के सामने तेजी से एक अनियंत्रित ट्रक आ गया। विवेक ने गाड़ी साइड करने की बहुत कोशिश की, मगर तब तक ट्रक ने बहुत जोरदार टक्कर उनकी कार को मार दी। कार भी नियंत्रण खो बैठी और जोरदार धमाके के साथ पलट गई। सब तरफ चीख पुकार मच गया और लोग दौड़कर कार के पास आए और उन सब ने मिलकर किसी तरह कार को सीधा किया तो देखा कि कार में एक स्त्री और पुरुष खून से लथपथ निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। कुछ सज्जन लोगों ने तुरंत दोनों को पास के हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप करके विवेक और ममता को मृत घोषित कर दिया। किसी तरह रचना और सौम्या को जब इस हादसे का ज्ञान हुआ तो बहुत कोहराम मच गया। फिर गगन ने दोनों बहनों को संभाला और ममता और विवेक का अंतिम संस्कार करके कुछ ज़रूरी रस्में भी निभाईं। इसके बाद वो रचना को साथ लेकर घर लौट गया। अब भरी दुनिया में सौम्या अकेली रह गई थी। उसकी पढ़ाई भी हालातों की वजह से छूट गई थी। पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी। सौम्या ने खुद को संभाला और आस पड़ोस में घर घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को
ट्यूशन पढ़ाने लगी। किसी तरह उसकी गुजर बसर होने लगी। जब सौम्या ज़्यादा व्याकुल होती, अकेलापन उसे बहुत खलता, तो रचना को फ़ोन कर लिया करती थी और कभी कभी उसके घर भी चली जाती थी। शुरू में तो सब ठीक रहा और रचना और गगन सामान्य रहे, मगर अब गगन को सौम्या का उन्हें फ़ोन करना व उनके घर आना जाना नागवार गुजरने लगा। गगन ने साफ साफ रचना से कहा कि अपनी बहन सौम्या से कहो कि वो शादी कर ले। अकेली औरत जिंदगी में इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। हम कब तक उसे सहारा देते रहेंगे? हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, खर्चे हैं। तो एक दिन मौका देखकर रचना ने ये सब बातें सौम्या से कही। सौम्या सब समझ चुकी थी। उसने गगन और रचना से इस दिन के बाद से ही एक दूरी बना ली और जब कभी उधर से बहुत दिनों बाद कोई फ़ोन आता तो वो केवल हाँ हूँ कर देती या छोटा सा जवाब दे देती। लेकिन अब सौम्या के ख्वाबों के पंख जरूर कट चुके थे, मगर उसके मन का पंछी अपने अधूरे सपनों के लिए हमेशा छटपटाता रहा। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो एक काबिल इंसान बन के दिखाना चाहती थी। अब उसने ट्यूशन के पैसों में से कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए ताकि दोबारा कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। दिन तेज रफ्तार से हवा के झोंकों की तरह गुजरते जा रहे थे। काफ़ी दिनों से रचना और गगन का कोई फ़ोन तक नहीं आया था। घर का सूनापन अपनी बेबसी पर आंसू बहाता और सौम्या को अब घर कभी अच्छा नहीं लगता था। दीवारें और माँ और बाप की पिक्चर देख देख के वो हमेशा रोती रहती। ये सब यादें उसको बहुत तड़पाती। जब घर के मेंबर एक दूसरे के बिना चैन से नहीं जी पाते थे। और आज कितनी तन्हा थी सौम्या। रात के इस वक्त 8 बज चुके थे। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसकी तंद्रा भंग हो गई। फ़ोन उठाकर उसने देखा तो रचना का फ़ोन था। उसने जल्दी से फ़ोन पर पूछा, हेलो, कैसी हो रचना? तो उधर से रचना की बहुत तेज़ी से रोने की आवाज़ सुनकर वो कांप उठी और बोली, क्या बात है रचना, क्यों रो रही हो, जल्दी बताओ। तो रचना ने सिसकते हुए कहा, सौम्या, गगन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। सिर में बहुत ज़्यादा चोट आई है और बहुत खून बह रहा है। कुछ लोग उन्हें उनके पर्स से मिले एड्रेस पर यहाँ घर छोड़ गए हैं। इस वक्त भी वो बेहोश हैं। सौम्या, मैं अकेली हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सौम्या ने तुरंत कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुरंत पहुँचती हूँ, और फ़ोन काट दिया। और सौम्या ने फ़ोन काट कर तुरंत एम्बुलेंस वाले को फ़ोन मिलाकर रचना के घर का एड्रेस दे दिया और ख़ुद भी उनके घर रवाना हो गई। फिर घर पहुंचकर गगन को लेकर दोनों एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंची, जहां गगन की सीरियस हालत को देखकर डॉक्टर ने तुरंत उसे एडमिट कर लिया। फिर विवेक का बेहतर इलाज चलने लगा। सौम्या ने रचना को और गगन को इन दुख भरे दिनों में बहुत अच्छे से संभाला और उन्हें किसी बात की कोई दिक्कत न होने दी। और उसे अपना ध्यान ना रहा कि वो कैसी है, कहाँ है। विवेक को इस वक्त होश आ चुका था। विवेक के सर में 18 टाँके लगे थे।
अब सौम्या बहुत भाग दौड़ करके विवेक और रचना का दवाई और खाने पीने का सारा इंतज़ाम किया करती थी। डॉक्टर के प्रयास और सौम्या की मेहनत रंग लाई। गगन कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। रचना और गगन को घर छोड़कर और उन्हें अच्छी तरह दवाओं और दूसरी बातों के लिए समझाकर जैसे ही सौम्या अपने घर के लिए जाने के लिए खड़ी हुई तो दोनों ने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर गगन ने सौम्या से कहा कि मुझे माफ़ कर दो सौम्या, मैंने ही रचना को तुमसे मिलने से रोका था। नहीं जानता था कि तुम एक पुरुष से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार हो। इन कठिन दिनों में जिस तरह तुमने हमारा जी जान से साथ दिया और खुद की परवाह न करके हमारे लिए समर्पित हुई, तो हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व है। सच तो ये है सौम्या कि अगर इन दिनों तुम हमारा साथ ना देती तो आज मैं जिंदा ना होता। ये बात खुद डॉक्टर ने टाँके लगाते वक्त मुझसे कही थी कि थोड़ी देर बाद अगर आप हॉस्पिटल ना आते तो आपका बचना बहुत मुश्किल था। सौम्या, मेरे जीवन की अब हर सांस तुम्हारी कर्जदार है। मैं भी कितना स्वार्थी इंसान हूँ कि तुम अपने माँ बाप को खोकर जब बिल्कुल तन्हा हो गई थी और कॉलेज से तुम्हारी पढ़ाई छूट गई थी, उन दिनों तुम्हें हम दोनों की कितनी ज़रूरत थी। मगर इंसानियत और रिश्तों के मर्म को त्याग कर हमने तुम्हारे दुखों को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसके लिए कभी ईश्वर हम दोनों को माफ़ नहीं करेगा। कितनी त्रासदी भरे दिन तुमने किस तरह तन्हा गुजारे होंगे, ये सोचकर एक पुरुष होने के बाद भी मेरी रूह कांप जाती है। हो सके तो सौम्या, हमें माफ़ कर दो। आज से तुम मेरी साली नहीं बल्कि एक छोटी प्यारी सी बहन हो। मैं तुम्हारे तुम्हारे सपनों को सजाकर उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जिनको हालातों ने तुमसे कभी छीन लिया था। बोलो सौम्या, ये नया रिश्ता तुम्हें कबूल है? सौम्या जार जार रोए जा रही थी और बेसाख्ता गगन के सीने से लगकर तड़प कर बोली, गगन भैया, मैंने आप दोनों पर कोई एहसान नहीं किया है। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मेरी बहन के सुहाग थे आप। क्या मैं ये इंसानियत छोड़ देती? क्या मैं आपको नज़रअंदाज कर देती? मुझे आपका ये नया रिश्ता दिल से कबूल है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा बहनोई भाई के रूप में मिला। और रचना ने भी हंसकर इस नए रिश्ते पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी। दुख और संताप के सारे बादल छट चुके थे, जैसे पतझड़ के बाद फिर से बहारें आ गई हों। अब तीनों ही खुशियों के रथ पे सवार होके अपनी अपनी जिंदगियों को एक साथ एक नए आसमान के नीचे प्यार से गुजर बसर करने लगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अवसर और वक्त मिलने पर एक स्त्री ये साबित कर देती है कि वो खुद में पूर्ण है, तो हम सब के लिए ये बहुत गर्व की बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ये कहानी मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। किसी की प्रेरणा बनना ही सच्ची इंसानियत है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।